फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम फिर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करने के पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई पेडिंग इज अप्लाई ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। बेहोश पेशेंट को के आँख पर आई पेडिंग की जाती है किसे रोकने के लिए? ए, ड्राइनेस ऑफ आई, बी, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, सी, कॉर्नियल अल्सर, डी, आई मूवमेंट। आंसर इज सी, कॉर्नियल अल्सर। A corneal ulcer is a loss of corneal tissue, often associated with inflammation. आँख के इन्फ्लामेशन के बाद कॉर्नियल टिश्यू का नष्ट होना या लॉस हो जाना कॉर्नियल अल्सर कहलाता है। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक पेशेंट की आँख पर आई पेडिंग की जा रही है। ये आई पेडिंग उसके कॉर्नियल इन्फ्लामेशन के बाद कॉर्नियल अल्सर को रोकने में प्रिवेंट करती है। Next question. During hemodialysis, which of the following drug is used to prevent blood clotting? हेमोडायलिसिस के दौरान कौन सी ड्रग ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है? ए, एस्पिरिन, बी, वारफेरिन, सी, हिपेरिन, डी, प्रोटामाइन। आंसर इज सी, हिपेरिन। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो कि हीमोडायलिसिस के दौरान ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए ली जाती है। लेकिन अगर हिपेरिन की ओवरडोज हो जाती है तो उसे रोकने के लिए, ओवरडोज के रोकने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट पेशेंट को दिया जाता है। हीमोडायलिसिस, जिसे हीमोडायलिसिस या सिंपली डायलिसिस भी कहा जाता है। हीमोडायलिसिस स्पेलिंग में चेंज है, HE यहाँ पर HAE, यानी कि दोनों ही तरह से हीमोडायलिसिस स्पेलिंग सही है। और इसे सिंपली डायलिसिस भी कहा जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति के ब्लड को प्यूरिफाई करने की एक प्रोसेस है जिसकी किडनी सामान्य रूप से काम नहीं कर रही। मतलब है, अगर किसी पेशेंट की किडनी अचानक से वर्क करना बंद कर देती है या किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से वर्क करना बंद हो जाती है तो पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस पेशेंट का दो तरह से किया जाता है, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is providing education about medication to patient with gout. The nurse explained that allopurinol XY. एक पेशेंट जिसे डायग्नोस हुआ है गाउट और पेशेंट उसको मेडिकेशन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो नर्स उसको जो गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस टेबलेट है या ड्रग है आलोपुरिनोल, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि ए, इनहिबिटिंग यूरिक एसिड प्रोडक्शन, बी, इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, सी, डिक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ प्यूरिन्स, डी, रेजिंग द सीरम लेवल ऑफ प्यूरिन्स। आंसर इज ए, इनहिबिटिंग यूरिक एसिड प्रोडक्शन। गाउट के पेशेंट में आलोपुरिनोल ड्रग यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम कर देती है, क्योंकि गाउट के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स के बीच में। इस वजह से पेशेंट को वहाँ पर इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग जैसी कंडीशन अराइज हो जाती है। मोस्टली गाउट के जो लक्षण नजर आते हैं वो पैरों के जो अंगूठा होता है, टोए होता है, उसमें इसके लक्षण नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट वुड बी मोस्ट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग लिवर कैंसर?
निम्न में से कौन सा पेशेंट सबसे ज्यादा लीवर कैंसर से ग्रसित होने के चांस रखता है? ए 50-year-old patient with history of diabetes mellitus. B 28-year-old patient with history of blunt liver trauma. C 65-year-old patient with history of cirrhosis. D 80-year-old patient with history of malnutrition. Answer is C, a 65-year-old patient with history of cirrhosis. 65 साल का बंदा जिसे लीवर सिरोसिस की हिस्ट्री रही है उसे लीवर कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो डायबिटीज मेलाइटस या ब्लंट लिवर ट्रोमा या माल न्यूट्रिशन लीवर कैंसर के कारण नहीं हो सकते। केवल लीवर सिरोसिस अगर किसी को हुआ है तो उसकी वजह से लीवर कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following medicine is useful for reducing raised intracranial pressure? कौन सी मेडिसिन बढ़े हुए आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती है? ए आईवी मेनिटोल, बी आईवी फिनाइटोइन, सी आईवी डाइजेपाम, डी आईवी नाइट्रोग्लिसरीन। आंसर इज ए आईवी मेनिटोल। आईवी मेनिटोल एक प्रकार का ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है जो स्पेशली कह सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होता है आईसीपी को कम करने के लिए यूज होने वाली मेडिसिन का। तो आईसीपी को कम करने के लिए मेनिटोल ड्रग आईवी के माध्यम से पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The nurse is preparing a patient for a cardiac catheterization. Which action would the nurse expect to take? एक पेशेंट जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए आया है और नर्स उसको प्रिपेयर कर रही है कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए, तो नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? ए एडमिनिस्टर ए रेडियो आइसोटोप एज ऑर्डर, B give the patient a cleansing enema, C locate and mark peripheral pulse, D encourage high fluid intake before the test. Answer is C locate and mark peripheral pulse. कार्डियक कैथेटराइजिस के अंदर पेशेंट की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहाँ की पल्स चेक करना अनिवार्य हो जाता है। इसे डोर्सल पेडिस या डीपीपीटी जो पल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद वह अक्सर वहाँ की पल्स मिल नहीं पाती, इसलिए प्रियर टू प्रोसीजर पल्स चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपके सामने दो पिक्चर दिखाई दे रही है, दोनों ही कार्डियक कैथेटराइजेशन की पिक्चर है। पहली पिक्चर के अंदर पेशेंट की साइड शरीर के अंदर एक प्रकार का गाइडिंग कैथेटर शरीर के अंदर डाला जाता है कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। इसके लिए दो प्रकार की जगह का चूज किया जाता है। पहली है फीमोरल आर्टरी और दूसरी रेडियल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी और रेडियल आर्टरी दोनों ही माध्यम से गाइडेड वायर को शरीर में भेजा जाता है, फिर उसके माध्यम से गाइडेड वायर के माध्यम से इंट्रोड्यूसर सीट को अंदर शरीर में डाला जाता है। वो जो सीट गई है अंदर वो सीधी अरोटा से होते हुए पेशेंट के दिल तक हार्ट तक चली जाती है, फिर उसके माध्यम से पेशेंट की जो भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं वो चेक किए जाते हैं। आप यहाँ पर इस वाले में देख सकते हैं कि नैरो आर्टरी ऑन एक्सरे इमेज में चेक करते हैं तो जहां पर आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होता है वो वहां पर सक्रिय विजिबल होती है, नैरो विजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट ऑफ ए वुमेन हु इज एट 23 वीक ऑफ gestation, the nurse discovered that the patient has a history of pica. What is the most appropriate nursing action?
एक पेशेंट जो अपना पहला प्रीनेटल विजिट पे आई है, वो भी 23 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, तो नर्स डिस्कवर करती है कि पेशेंट को पाइका की हिस्ट्री रही है। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन, नर्स का क्या रोल होगा। पाइका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अनयूजुअल थिंग्स को खाने लगता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो ए, सीक ए साइकोलॉजिकल रिफरर, B, explain the danger this poses to the fetus, C, obtained a prescription for an iron supplement, D, determine whether the diet is nutritionally adequate. Answer is D, determine whether the diet is nutritionally adequate. पाइका की कंडीशन, पाइका की पेशेंट को हिस्ट्री रही है, तो अभी निम्न में से केवल डिटरमाइन द वेदर डाइटली न्यूट्रिशनल एडिक्यूट, पेशेंट बराबर न्यूट्रिशन ले रहा है या नहीं, यही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज रिफर एज। एक सेल का दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाता है। ए, हाइपरप्लेजिया, बी, मेटाप्लेजिया, सी, डिस्प्लेजिया, डी, एनाप्लेजिया। आंसर इज बी, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया वह कंडीशन होती है जिसमें सेल एक प्रकार से दूसरे प्रकार की सेल में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट of fever, fastigium is term given to which of the following period। एक पेशेंट जिसको फीवर आ रहा है और फीवर में उसको फीवर का नाम दिया गया है फास्टिजियम, तो फास्टिजियम का क्या मतलब होता है। ए, onset of fever, बी, when body temperature has reached its maximum and remain constant, C, when the body temperature is gradually returning to normal, D, when body temperature is suddenly returning to normal। Answer is B, when body temperature has reached its maximum and remain constant। फास्टिजियम शब्द का मतलब होता है कि दिन के समय, पूरे दिन के अंतराल में पेशेंट का बुखार एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है और वहां जाके पेशेंट का बुखार कांस्टेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं फास्टिजियम फीवर या स्टेडियम फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद निमोनिया, व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड्स दैट मस्ट बी इंक्लूड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर फॉर दिस चाइल्ड। एक पेशेंट जिसको डायग्नोसिस हुआ है निमोनिया और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, तो नर्स का प्रायोरिटी क्या हो जाएगी नर्सिंग केयर प्लान के अंदर। ए, रेस्ट, बी, एक्सरसाइज, सी, न्यूट्रिशन, डी, एलिमिनेशन। आंसर इज ए, रेस्ट। निमोनिया का पेशेंट है, पेशेंट के लंग्स कमजोर हो चुके हैं, तो पेशेंट ज़्यादा एक्टिविटी करेगा तो पेशेंट को सफोकेशन, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना प्रायोरिटी हो जाता है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लाम द एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स। द एयर सैक में बी फिल्ड विद फ्लूइड और पस causing cough, fever, chills and difficulty breathing। निमोनिया वह कंडीशन है जिसमें पेशेंट के एयर से जो भी अल्विलाई होते हैं दोनों इन्फ्लाम हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उनके अंदर फ्लूइड या पस का कलेक्शन होने लगता है और उसके लक्षण नजर आते हैं। पेशेंट को खांसी चलती है, कफ आता है, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट है जिसकी अल्विलाई नॉर्मल है, नॉर्मल बने हुए हैं, लेकिन निमोनिया की कंडीशन में उसकी अल्विलाई के अंदर इन्फ्लाम हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और फ्लूइड या पस का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी डेसीलीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं।
A 1, B 10, C 100, D 1000। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।